गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे हम लोग और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग देख रहे थे महात्मा गांधी की भूमिका। अभी तक महात्मा गांधी का अगर पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं तो महात्मा गांधी ने अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में अगर भूमिका पूछी जाए आप लोगों को तो 3 आंदोलन बेसिक रहते हैं। वैसे चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद मील मजदूर वाला जो आंदोलन है वो सभी भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलनों की चर्चा करें तो पहला आता है असहयोग आंदोलन, सेकेंड आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन और थर्ड वन इज भारत छोड़ो आंदोलन। तो अभी तक हम लोगों ने 2 आंदोलन के बारे में चर्चा की। आज हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। देखो, गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट होता है 1919 से। कब से होता है? 1919 यानी कि 1919 से लेकर टिल दैट वी गॉट द इंडिपेंडेंट, यानी कि 1919 से लेकर कब से 1919 से लेकर 1947 तक, जब तक हमको स्वतंत्रता मिलती है तब तक महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं, जिनके एक कहने पर सभी भारतीय वो सभी कार्य कर सकते हैं जिसके लिए महात्मा गांधी उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलकर उनका जो मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि 1942 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। और ऐसे क्या रीजंस बन गए थे हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक जो बेसिक स्टोरी है वो मैं आपको बता दूंगी कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या क्या थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या क्या कारण थे। अगर कारण की चर्चा करें तो सबसे पहले ये जो था भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, इसका पूरा नाम जो था वो था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। और ये कब शुरू हुआ था? 1942। सेकेंड आपको याद रखना है कि इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसके पीछे के रीजंस क्या क्या थे। अगर हम कारणों की चर्चा करें और वो भी कौन से? क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन से इंडिया? क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो तत्कालीन कारण देखें, रिसेंट जो रीजन था तात्कालिक कारण अगर चर्चा करें बच्चों तो वो तात्कालीन कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। कौन से मिशन की? क्रिप्स मिशन की असफलता, ये तात्कालिक कारण था। और इसके अलावा भी दूरगामी जो अलग अलग रीजंस थे वो भी ये थे। क्या क्या थे मैं बताती हूँ। सबसे पहले तात्कालिक कारण के बारे में चर्चा करते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता क्यों थी कि 1942 में इंग्लैंड से एक मिशन इंडिया में भेजा गया, जो कि इंडिया के किसी भी पार्टी की जो मांगे थी उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। अगर हम बात करें तो हमारी जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये डिमांड कर रही थी स्वराज की, स्वशासन की, पूर्ण स्वराज लिख सकते हो, पूर्ण स्वराज की, स्वशासन की और स्वतंत्रता की। ठीक है, और वहीं पर क्रिप्स मिशन जो आता है वो क्रिप्स मिशन किसी भी डिमांड को ना तो मुस्लिम लीग की और ना ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा रखी गई मांगों को फुलफिल कर रहा था। इसलिए क्रिप्स मिशन की असफलता कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन बनती है। क्रिप्स मिशन जो था वो ये था कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए खुश नहीं था, स्वतंत्र करने के लिए राजी नहीं था। और यानी कि क्रिप्स मिशन नहीं, क्रिप्स मिशन तो भेजा गया था, लेकिन इंग्लैंड किसी भी हाल में भारत को आज़ाद नहीं करना चाहता था, भारत को स्वतंत्र नहीं करना चाहता था। और केवल बोलते हैं कि 2 स्टेट, डोमिनियन स्टेट जो है वो बताया गया था। डोमिनियन स्टेट का सीधा सीधा मतलब ये था कि आप स्वतंत्र तो रह गए लेकिन हमारे अधिकारों की नहीं चाहिए, यानी कि सेना संबंधी, विदेशी मामले और संचार, ये तीनों ही इंग्लैंड वासियों के साथ में रहेंगे, इनके अधिकार में रहेंगे और बाकी जो है स्वराज जो है वो आप प्राप्त कर सकते हो। इसी वजह से जब क्रिप्स मिशन की शर्तें देखी गई, जब क्रिप्स मिशन अलग से मैं पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि क्रिप्स मिशन क्यों असफल हुआ। असफल होने का सीधा सीधा रीजन था कि जैसे पहले भेजा था साइमन कमीशन, कोई भी चीजें मान नहीं रहे थे, वैसे वैसे क्रिप्स मिशन था, ये बोल रहा था कि आपको इंडिया को आजाद तो किया जा सकता है लेकिन इंडिया को पूर्ण आजाद नहीं किया जा सकता। सेना संबंधी, विदेशी संबंधी और संचार संबंधी, ये तीनों ही मामले इंग्लैंड के डोमिनियन में रहेंगे। ठीक है,
अब देखते हैं दूसरे अदर जो रीजंस थे वो क्या क्या रहे थे। तो पहला जो रीजन था सबसे बड़ा वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको अच्छे से पता है बेटा कि जो 1939 से शुरू हुआ 1942 में खत्म हुआ। जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो शक्तियां जीती थी उसमें अमेरिका था, फ्रांस था, इंग्लैंड था। तो उन लोगों का जो जैसे फर्स्ट रीजन मैंने तत्कालीन कारण बता दिया, दूसरे जो रीजन है वो दूरगामी रीजन है। ठीक है, दूरकालिक बोल सकते हो, दीर्घकालिक बोल सकते हो। जैसे वर्ड बनता है दीर्घकालिक, यानी कि पहले से जो निहित रीजंस थे जिसकी वजह से भारतीयों का गुस्सा फूटा और एक तरह से एक जन आंदोलन का रूप में परिवर्तित हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखो 1939 से 1942 में लड़ा गया। आपको अच्छे से पता है क्योंकि बिकॉज और एट दैट टाइम इंडिया जो है गुलाम था, किसका? उपनिवेश था, इंग्लैंड का। और इसी वजह से बहुत सारी सेना, बहुत सारे इंडियंस जो है इस युद्ध में मारे गए। हमारे यहाँ पर जितने भी व्यापार होता था, जितना भी धंधे होते थे, जितने भी कृषि संबंधी फसलें थी, उन सभी का जो व्यापार वाणिज्य, बिल्कुल अर्थव्यवस्था इंडिया की, भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितना भी खर्चा हुआ था उसकी सारी क्षतिपूर्ति जो है इंग्लैंड कहाँ से ले रहा था? भारत से ले रहा था। कहाँ से ले रहा था? भारत से। इंग्लैंड में तो कोई भी चीज़ नहीं हो रही थी लेकिन भारत से। अब इसकी वजह से भारत में क्या हुआ कि भारत में संसाधनों की कमी होगी। संसाधनों की कमी यानी कि जब लड़ाई चलती है, आपको पता है, तो बहुत दोनों तरफ से नुकसान होता है। संसाधनों की कमी हो गई, खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई, भूखमरी, बेरोजगारी, खाद्यान्नों की कमी, और सबसे ज़्यादा किसकी? चावल की। चावल की बहुत खेती कम हो गई थी, बहुत नष्ट हो गई थी। खाद्यान्नों की कमी हो गई। उसके अलावा करों का बोझ बढ़ने लगा। कर टैक्स जो है मनमाने वसूलने लग गए, बढ़ गया। कर क्यों बढ़ गए? क्योंकि महंगाई बढ़ गई। आपूर्ति कम होती है चीज़ों की तो महंगाई बढ़ती है, आपको अच्छे से पता है। महंगाई की मार, करों का बोझ, ये आर्थिक व्यवस्था थी जिससे वजह से 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से आर्थिक कारण बने। किसके? भारत छोड़ो आंदोलन के आर्थिक कारण। ठीक है, तीसरा रीजन हम लोग ले सकते हैं अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर, अटलांटिक चार्टर के दोहरी नीति की दोहरी नीति। अब अटलांटिक चार्टर क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हिसाब से अमेरिका चाहता था कि हर देश को आज़ादी मिल जाए। ठीक है, लेकिन अमेरिका के साथ में कौन था? इंग्लैंड। तो अमेरिका की तरफ से थे कौन? राष्ट्रपति अमेरिका के रूजवेल्ट। और उस टाइम में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चर्चिल। क्या नाम था? चर्चिल। अब इन लोगों ने क्या है, चार्टर तय किया था। इसके अकॉर्डिंग जितने भी देश हैं, ठीक है, जितने भी देश है, जो भी राज्य है, जो जीते हैं, उन सभी को क्या दे दी जाए? स्वराज दे दिया जाए, स्वतंत्रता दे दी जाए। यानी कि देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, आपको अच्छे से पता है। जर्मनी, जापान जैसे देश जो है खत्म हो चुके हैं। और जो भी देश जो पहले से किसी के उपनिवेश रहे हुए थे उसके अकॉर्डिंग अमेरिका और फ्रांस, ये अमेरिका और इंग्लैंड ने एक अटलांटिक चार्टर जिसे बोल सकते हैं एक घोषणा पत्र जो है वो बनाया, जिसके अकॉर्डिंग फ्रांस है, जर्मनी है, रूस भी इसमें वैसे सम्मिलित था। तो इन देशों ने उपनिवेशों के लिए एक नियम कानून बनाया कि अगर वो चाहे तो अपना देश अब स्वतंत्रता के साथ में वो रह सकते हैं। और देखो नीतियां जो बना रहे वही दोहरी चाल चल रहा है। ठीक है, अटलांटिक चार्टर में सीधा सीधा कहा गया था कि कुछ भी हो जाए, जो भी उपनिवेश है उन उपनिवेशों को अब क्या दे दी जाएगी? स्वतंत्रता दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। और जो इंग्लैंड इसमें था, चर्चिल, इसने बोला कि भारत के साथ में ऐसा नहीं है। भारत को ना तो स्वतंत्रता दी जाएगी और ना ही भारत को ये बोला जाएगा कि आप किसके साथ में सम्मिलित होना चाहते हैं और किसके साथ नहीं। देखो अटलांटिक चार्टर की पहली शर्त क्या थी? अटलांटिक चार्टर की पहली शर्त जो थी बच्चों वो ये थी कि आपको स्वतंत्रता दे दी जाएगी और आपको इस तरह की भी स्वतंत्रता रहेगी कि आपके ऊपर किस देश का जो है हक रहेगा, अधिकार रहेगा। अगर वो चाहे तो स्वतंत्र रहे और यह अगर अपने शासन को, प्रशासन को चलाने में वो अगर सही नहीं है, नहीं काबिल है इसके, तो वो खुद तय करे कि वो किसके अधिकार में रहना चाहते हैं, किसके सपोर्ट से रहना चाहते हैं। लेकिन भारत के लिए इस तरह का खेद था। भारत को बोला गया कि नहीं, अभी भी आप क्या रहोगे? हमारे गुलाम ही रहोगे। और ये जब चीज भारतीयों को पता चली तो आपको अच्छे से पता है कि
भारतीयों को रोष आएगा। देखो अटलांटिक चार्टर की वजह से क्या हुआ, इसका क्या उद्देश्य था कि साम्राज्यवाद के खिलाफ था। अब साम्राज्यवाद नहीं होना चाहिए, जैसे आप लोग साम्राज्यवाद के खिलाफ यानी कि साम्राज्य को बढ़ाते हुए आप उपनिवेश निर्मित कर रहे हो, तो अटलांटिक चार्टर जो था बच्चों वो साम्राज्यवाद के क्या थे, खिलाफ थे। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी बुरी स्थिति वर्ल्ड में आ गई तब अमेरिका ने इंग्लैंड पर भी जोर डाला कि किसको आज़ाद कर दो, भारत को आज़ाद कर दो, अब भारत अपना स्वराज स्वयं चलाएगा। हाँ, कुछ टाइम के बाद प्रत्येक राज्य से निर्णय लेने का स्वतंत्रता का अधिकार था। प्रत्येक राज्य, इस अटलांटिक चार्टर के अकॉर्डिंग क्या था कि प्रत्येक देश को, प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया, स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। तो इसकी भी अवहेलना की गई। क्लियर। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे रीजंस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इस पर चर्चिल ने क्या बोला, चर्चिल ने बोला कि ये जो है भारत पर लागू नहीं होगा। तो 3 रीजन आपके सामने आ गए। चौथा रीजन जो है भारत छोड़ो आंदोलन का वो था रंग भेद और नस्ल भेद। आपको अच्छे से पता है कि भारतीयों के साथ में रंग भेद और नस्ल भेद की जो नीति है वो अपनाई जाती थी। नस्ल भेद यानी कि तुम लोग सारे अनकल्चर्ड हो, तुम लोग सांस्कृतिक नहीं हो, तुम्हें किसी भी तरह की संस्कृति का अभाव है, भारत जैसी कोई संस्कृति नहीं है, इंग्लैंड से सीखना पड़ेगा। उसके अलावा तुम गोरे काले का भेद, ये सारी जो है बहुत सारे रीजंस जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे थे। क्लियर। उसके अलावा एक नीति और चलाया करते थे, उसको बोला जाता था सर्वश्रार की नीति। क्या बोला जाता था? सर्वश्रार की नीति। क्या बोला जाता था? सर्वश्रार की नीति। अब सर्वश्रार की नीति का क्या मतलब होता था? ये जो है ब्रिटिशर्स द्वारा चलाई जाती सर्वश्रार की नीति, इसे बोला जाता है स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी। स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी। क्या बोला जाता था? स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी, यानी कि स्क्रॉच SCROCHED, स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी, यानी कि इसे हम पीछे हटने की नीति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पीछे हटने की नीति। ओके, क्या बोल सकते हैं? पीछे हटने की नीति। अब ये नीति क्या होती थी कि देखो ब्रिटिशर्स और पहले यूरोप में क्या होता था, जब वर्ल्ड वॉर वगैरह होता था तो उसमें क्या होता था कि उनको पता होता था कि हम हारने वाले हैं, तो वो जहाँ पर होते थे वहाँ की सारी जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, खेत खलिहान है, जितने भी लाइंस है, पाइपलाइंस है, उसके अलावा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई वाला है सिस्टम, उन सभी को नष्ट कर दिया करते थे ताकि आने वाली जो हमसे जीतने वाली पार्टी है उसका उपयोग न कर पाए। इसे ही बोला जाता है सर्वश्रार की नीति। अब इस नीति के फलस्वरूप हुआ क्या, आपको अच्छे से पता है कि जापान जो था किसके सपोर्ट में था? जर्मनी। जापान, जर्मनी एक साइड में था, और जर्मनी ने जिस तरह से बैंड बजा रखी थी यूरोप में, उसी तरह जापान ने सिंगापुर, बर्मा, रंगून जैसे क्षेत्रों को अधिकार में लेते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है। और जापान में आपको पता है रंगून जैसे क्षेत्र में मिस्टर सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, वो भी सपोर्ट कर रहे थे और भारत में आना चाहते थे इंग्लैंड को खदेड़ने के लिए। और जर्मनी का कौन था उस टाइम में? हिटलर। ठीक है। इटली का कौन था? मुसोलिनी। तो यही तो लोग थे मेन जो पहले जीतते जा रहे थे और बाद में हारते चले गए। तो जापान ने क्या किया था? जापान यहाँ से हो सकता है बर्मा, रंगून से इंडिया में प्रवेश करे। इसी वजह से ये नीति तय कर दी गई कि इंडिया का जो ये वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है, बंगाल है, बर्मा है, या फिर उत्तर भारत की तरफ से इसकी जितने भी रिसोर्सेज है इन सभी को नष्ट कर दिया जाए। और ये बोलना किसका था? ये बोलना था किसका था? इंग्लैंड की नीति थी। और ये जानकारी जब इंडियंस को पता चली, गांधी जी को पता चली कि आप लोग आपस में लड़ रहे हो, इसका रीजन जो है, उसका जो खामियाजा है हमारे राष्ट्र को क्यों भुगतना पड़े? हमारी जो है भाई कहीं की पाइपलाइन यानी कि तुम्हें जल सप्लाई जो हो रहा है, वाटर सप्लाई है, वो आप काट रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी काट रहे हो, आप पाइपलाइन को काट रहे हो, उसके अलावा खेत खलिहान को उजाड़ रहे हो, आग लगा रहे हो। इस तरह की नीति अगर अपनाएगा तो इन शॉर्ट भाई इंग्लैंड वाले थे ही कितने, मुट्ठी भर थे, बैठकर जहाज में निकल जाते ये तो इंग्लैंड से, लेकिन नुकसान किसका होता? इंडिया का। इसी वजह से इंडियंस लोगों को लगा कि अब भारत को ब्रिटिश के खिलाफ जाना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा एक जो रीजन मिलता है बच्चों, वो मिलता है गांधी जी की बढ़ती हुई, 7th रीजन आप लिख सकते हो। 6th रीजन, गांधी जी के बदले विचार। किसके विचार? गांधी जी के।
अब गांधी जी के विचार क्यों बदले? क्योंकि गांधी जी को भी पता चल गया कि मैंने असहयोग किया, मैंने सत्याग्रह किया, मैंने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर बहुत बार इंडिया के सपोर्ट में ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्वतंत्रता की डिमांड की, स्वराज की डिमांड की, लेकिन कोई भी चीज नहीं हुई। अब कोई भी प्रतिक्रिया, विद्रोह, रैली, सविनय अवज्ञा या फिर असहयोग काम नहीं करेगा। अब सीधा सीधा एक ही फंडा है कि भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा। किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी बोलते हैं। अब गांधी जी ने सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग छोड़कर अहिंसात्मक रूप से, मार्ग तो अहिंसात्मक था, लेकिन भारत को छोड़ने के लिए विवश करना था किनको? ब्रिटिशर्स को। ओके, तो आई होप यहां तक समझ में आया। अब भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम लोग रणनीति देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रारंभ हुआ। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखो आपको पता है सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो प्रारंभ हुआ विध्वंसक रूप से, और इसमें मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र में बटे हुए राज्य भी आपको अच्छे से पता है। जर्मनी, जापान और इटली शेष विश्व पर क्या हो रहे थे? भारी पड़ रहे थे। जापान की मंशा थी कि भारत पर आक्रमण करने की दिख रही थी। भारत की भाई जापान की मंशा भी, इनसिक्योरिटी तो भारतीयों को थी, इस हेतु जापानी सेना रंगून तक पहुंच भी चुकी थी। ब्रिटेन को विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की उम्मीद नहीं थी, जबकि अमेरिका, चीन और रूस लगातार ब्रिटेन के ऊपर भारतीयों का सहयोग हासिल करने के लिए दबाव बनाए जाते। वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को आप एज इट इज नोट कर दीजिएगा कि इंग्लैंड को लग रहा था कि भारतीय हमें सहायता नहीं देंगे, लेकिन किसी भी तरह से आपको अच्छे से पता है सेकंड साइड में कौन थे? जर्मनी, जापान और इटली, जापान और जर्मनी को भारतीयों का अगर सहयोग प्राप्त हो गया तो ये विश्व युद्ध हार सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका, चाइना और रूस निरंतर ब्रिटेन के ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीयों का सहयोग हासिल करे, किसी भी तरह से अगर भारतीयों को स्वराज और स्वतंत्रता भी देनी पड़े तो वो दे, किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये रीजंस थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की बैठक के पश्चात अगले दिन से आंदोलन प्रस्तावित था। अंग्रेजी सरकार भी इन कदमों से अच्छी तरह वाकिफ थी। उन्होंने आधी रात को ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत, कौन सा? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कई बार बोला जाता है कि आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑपरेशन जीरो आवर, तो आप जीरो आवर के बारे में ये लिख सकते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ, हर जगह डिक्लेरेशन हुआ, इसके तहत जीरो आवर चलाकर ब्रिटिशर्स ने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मौलाना आजाद, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू आदि थे। गांधी जी को भी आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, इन सब के बावजूद आखिरकार 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आखिरी महान लड़ाई करो या मरो के नारे के साथ प्रारंभ हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत में क्या थे? वायसराय थे। तो मेन चीज आपको पता चल गई। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्ताव पारित हुआ? 8 अगस्त को। रातों रात इन्होंने क्या कर दिया? गिरफ्तार कर दिया। ऑपरेशन कौन सा चला है? जीरो आवर। उसके अकॉर्डिंग जब बड़े नेता अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो हो सकता है भारतीयों में चेतना की कमी आ जाए, लेकिन ये वह टाइम था जब भारतीयों में जोश था, भारतीयों में स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए कुछ कर गुजरने का दम था, और आखिर करो या मरो, डू और डाई के नारे के साथ में इन्होंने अगस्त क्रांति में के रूप में, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित होने के साथ हुआ। 9 अगस्त को रात को गांधी जी को सहित कांग्रेस के समस्त बड़े नेता को बंदी बना दिया गया। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने एक सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया और जनता को भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया। जनता के लिए फॉलोइंग जो कार्यक्रम थे वो तय किए गए कि आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप असहयोग आंदोलन ले लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन ले लो या भारत छोड़ो आंदोलन ले लो, सभी में आपको ये चीज नोट करके रखनी है कि ये सारे आंदोलन जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुए वो सभी हिंसात्मक कार्रवाई को कभी सपोर्ट नहीं करते थे, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे। आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई ना की जाए, नमक कानून को भंग किया जाए और सरकार को किसी भी प्रकार का कर न दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार का विरोध करना है। सरकार विरोधी हड़तालें, प्रदर्शन, सार्वजनिक सभाएं कर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश करे, मूल्यों में असाधारण वृद्धि और आवश्यक वस्तु उपलब्ध न होने के विरोध करे, पूर्वी बंगाल में आतंक शासन के खिलाफ विरोध करें। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे कि आप ये कर सकते हो, नमक कानून को तोड़ो, सरकार को किसी भी तरह का क्या करो,
सपोर्ट नहीं करना है, नमक कानून को तोड़ना है, हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी है, जो भी कर बढ़ाए गए हैं उन करों को नहीं देना है, और बंगाल में जो आतंकवाद शासन चल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। क्रिप्स मिशन के भारत आगमन से भारतीयों को काफी उम्मीदें थी। भाई देखो 1942 में क्रिप्स मिशन भी भारत आने वाला था, बहुत उम्मीदें थी कि हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी, किंतु जब क्रिप्स मिशन खाली हाथ लौटा तो भारतीयों को अत्यंत निराशा हुई। 5 जुलाई 1942 को हरिजन नामक पत्रिका में गांधी जी ने उद्घोष किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार 5 जुलाई 1942, हालांकि अगस्त में प्रारंभ हो रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन इसका आगाज कब कर दिया था? 5 जुलाई 1942 को हरिजन नामक पत्रिका में गांधी जी ने उद्घोष किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के व्यवस्थित रूप में छोड़ो। ये चीज मैंने बताई थी कि भारत को जापान के लिए मत छोड़ो क्योंकि तुम तो निकल जाओगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया भी था, इनकी एक पॉलिसी भी थी कि जहां पे भी है अगर हार रहे तो पीछे हटने की नीति को अपनाएं। महात्मा गांधी का यह अंतिम आंदोलन था जो सन 1942 में चलाया गया। क्लियर? आंदोलन के दौरान जनता सरकारी दफ्तर, पुलिस थाने, पोस्ट ऑफिस की तरफ कूच कर गई, उन पर कब्जा कर लिया। उत्साही जनता ने हड़ताल, प्रदर्शन, ये जो चीजें आपको अच्छे से पता है कि जनता ने क्या क्या किया। भाई सरकारी दफ्तर है पकड़ लिए, पुलिस थाने, पोस्ट ऑफिस पर कूच कर गई, उनको खाली करवा दिया। जनता ने हड़ताल की, प्रदर्शन किया, जुलूस प्रारंभ किया। अंग्रेजी सरकार ने लोगों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया, गोलीबारी की। इससे लोगों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। लोगों के द्वारा रेल की पटरियां जो है उखाड़ दी गई, तोड़फोड़, मारपीट और डाक तार व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दी गई। ये सारी चीजें जो है वो उस टाइम हुई जब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके तरफ से ब्रिटिशर्स की तरफ से एक दमनात्मक कार्रवाई जो है वो की गई। 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली द्वारा ग्वालियर टैंक मुंबई पर तिरंगा फहराया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को आपको नोट करना है कि सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को भारत का तिरंगा झंडा जो है कहां पर लहराया गया, तो वो मुंबई पर। अगस्त 42 को पटना के छात्रों के समूह ने सचिवालय पर तिरंगा फहराया, और तिरंगा जो था एक कहीं ना कहीं सिंबोलाइज्ड फॉर्म था कि हमें हमारी इंडिपेंडेंस चाहिए। अब ब्रिटिश तिरंगा जो है वो नहीं, ब्रिटिश फ्लैग जो है वो इंडिया में नहीं। इससे गुस्साई सरकार ने गोलीबारी का आदेश दिया जिसमें 7 छात्र जो है शहीद हुए, और ये घटना कहाँ की है? पटना की। लंबे समय तक पुलिस और जनता के मध्य जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। कुछ ही महीनों में हजारों लोग जेल में डाल दिए गए, लोग मारे गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के कई हिस्सों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों ने समानांतर सरकारों का क्या कर दिया? गठन कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। अब इससे नेक्स्ट जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।